मैम इकरा काइंडली स्टार्ट कर दें सेशन। मेरा माइक ऑफ था, आवाज नहीं आई। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर स्लाइड। जी जी मैम इकरा शेयर करें। जैसे कि हम सबको पता है, ये हमारा जो है सेशन साइंस के हवाले से है। तो हम जो है वो कुछ जनरल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली। कि हमारे पास केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो है वो हम विटामिन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, इंक्लूडिंग विटामिन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको हम बायोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल से देखा था। बात करेंगे लिपिड्स की। ये जनरली आपके पास एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको अगर आप जूम करके देखें तो 27 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप भी आपको नजर आ रहा है कार्बन नंबर आई थिंक 3 के ऊपर, जिसमें आपके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जनरली आपके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन है, ये है फॉर कोलेस्टेरॉल। एंड कोलेस्टेरॉल इज वेरी इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जब हम इस लिपिड्स को डिस्कस करते हैं, वहाँ पे कोलेस्टेरॉल को भी ज़रूर डिस्कस किया जाता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। Now the lipids. Lipids are a heterogeneous group of compounds including fats, oils, steroids, waxes, and related compounds that are related more by their physical than by their chemical properties. ये जो जितनी भी कैटेगरीज बताई हैं लिपिड्स के बारे में, इनकी जो फिजिकल सिमिलैरिटीज हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं देन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। और यू नो वेरी वेल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। इनको हमने बहुत बार डिस्कस किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल अपीयरेंस आती है, उसकी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी कंपाउंड का, और इसके अलावा सरफेस टेंशन, और भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल सोलबिलिटी, उनका कलर क्या है, और वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, ये सारी आपके पास ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है किसी भी कंपाउंड की। और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज में उसकी केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। Now the lipids have the common property of being firstly relatively insoluble in water, secondly soluble in non-polar solvents such as ether and chloroform, other than polar solvents। जितने भी आपके पास lipids होंगे वो organic solvents में soluble होंगे। जैसे कि हमारे पास general principle of solubility होता है like dissolve like, इट्स मीन अगर आपके पास कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। अगर आपके पास कोई नॉन पोलर कंपाउंड है या सोल्यूट है तो वो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऑयल है, आपके पास
ऑर्गेनिक नेचर होती है ऑयल की। अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करवाना चाहें तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, पानी में मिजिबल नहीं होगा, ये इनमिजिबल फॉर्म के अंदर, अनडिसॉल्व फॉर्म के अंदर रहेगा, लेयर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेंगे। अगर आपने एक बॉटल के अंदर पानी और उसके अंदर कुछ ऑयल मिक्स किया है, आप उसको अच्छे से शेक भी करें, फिर भी जब आप उसको सेटल डाउन करेंगे तो आपके पास लेयर्स बन जाएंगी, और ऑर्गेनिक लेयर जो है वो अपर लेयर की फॉर्म में आ जाएगी, और जो आपके पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा वो नीचे वाली लेयर की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होगा, कभी भी सोलुबल नहीं होंगे। ये एक हमारे पास सिंपल एग्जांपल थी जो कि जर्नल प्रिंसिपल ऑफ सोलुबिलिटी के अगेंस्ट थी। इस तरह से आपके पास सोल्यूबिलिटी के प्रोसेसेस होते हैं कि सोलुबल वही चीजें होंगी जिनकी नेचर सेम होगी। अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सोलुबल होगा। नाउ द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, और फैटी एसिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो ये आपके पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। Important dietary components because of their high energy value, and also because of the fat soluble vitamins and essential fatty acids contained in the fat of natural food। ठीक है, आपकी नेचुरल फूड जो होती है उसके अंदर भी बहुत सारे जो है वो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और आपके पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपके पास अगर 5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास 5 ग्राम ऑफ लिपिड्स हैं, तो इक्वल वेट के अंदर जो है वो एनर्जी डिफरेंसेस होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फॉर एग्जांपल 10 कैलोरीज एनर्जी स्टोर है, तो आपके पास लिपिड्स के अंदर डबल हो जाएगी, वेट सिमिलर वेट के अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लिपिड्स में स्टोर होती है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बायो मेम्ब्रेन, ये आपके पास जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, उस मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन होगी उसके अंदर जो लिपिड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका कंपोनेंट मौजूद होगा। जैसे कि हम सेल मेम्ब्रेन को ना बहुत ज़्यादा छोटी क्लासेस से ही जैसे कि 9th लेवल है वहाँ से डिस्कस करते आते हैं। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को अगर आप देखें तो वहाँ पे जो है वो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह आपके पास कोई भी बायो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होगी तो वहाँ पे भी आपके पास लिपिड्स जो है वहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विल बी द लिपिड्स in that organism. Next one is the serve as thermal insulator in the subcutaneous tissues and around certain organs। ठीक है, आपके पास ये इंसुलेटर के तौर पे भी मौजूद होते हैं, जो कि आपके पास डिफरेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स से भी डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा नॉन पोलर लिपिड जो है वो एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, अलोइंग rapid propagation of the depolarization waves along myelinated nerves। ठीक है, आपके पास जो नॉन पोलर लिपिड्स होते हैं, फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जर्नली हम देखेंगे कि लिपिड्स के दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है, इस तरह से। तो जो नॉन पोलर लिपिड होंगे वो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, आपको पता है इंसुलेटर्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इट्स मीन दे आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से जो है वो लिपिड्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट, लिपिड्स प्रोवाइड शेप एंड कंट्रोल टू द बॉडी। ठीक है, ये आपको ना एक प्रॉपर, जैसे कि आपने देखा है जो आपके पास फैटी पर्सन्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं कि ये थोड़ा इनका जो बॉडी स्केच है या उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी शेप है वो डी शेप हो गया है, हम उन्हें बोलते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, लिपिड एक्यूमुलेशन होने की वजह से वो थोड़ा डी शेप हो जाती है। तो दैट्स वाई लिपिड जो होते हैं वो आपको एक प्रॉपर शेप दे रहे होते हैं, और आपकी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर कंट्रोल की फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट वन इज द लिपिड एक्ट एज मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, और मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है,
जो कैटाबोलिज्म होता है उसके अंदर है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो कट डाउन हो रहे होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर एनाबोलिज्म भी हो रहा होता है। और एनाबोलिज्म में क्या होता है कि आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। तो ये आपके पास जर्नली ओवरऑल जनरली ये हमारे पास जो है मेटाबॉलिज्म कहलाता है, के अंदर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और ये हमारे पास मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स के तौर पे लिपिड्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो जब आपके पास कॉम्बिनेशन से कोई चीज़ बनती है तो फिर वो हमारे पास क्या कार्डिंग नाम आता है। फॉर एग्जांपल ये लिपिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से आपके पास बनेगा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, आपके पास किसी भी सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसको बनाने वाले जो फैक्टर्स हैं, उनके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें से एक लिपिड और प्रोटीन आते हैं, अकरिंग बोथ इन द सेल मेम्ब्रेन एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास पावर जो है वो हाउस ऑफ द सेल है, वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है। and serving also as the mean of transporting lipid in the blood। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो जिस तरह से हम बात कर लेते हैं कोलेस्टेरोल लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर कितना अमाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लिपिड्स का, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बिकॉज आपके पास कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने से, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज होने से फिर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती हैं। This was a short introduction about the functions of the lipid. Next one is the clinical significance of lipids. आपके पास following diseases are associated with abnormal chemistry or the metabolism of the lipid। क्योंकि हमारे पास ना कोई भी डिजीज तब काज होती है जब आपका नॉर्मल ट्रैक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है फंक्शनिंग का। अगर आपके पास एबनॉर्मल फंक्शन होता है तो आपके पास डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज, इट्स मीन आपके पास डिजीजेस आती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन जो है वो ओबेसिटी है, जिसको हम मोटापा कहते हैं। एंथीरोसेक्लेरोसिस आपके पास सेकंड वन है। एंथीरो भी होता है, लेकिन यहाँ पे एंथीरोसेक्लेरोसिस है। डायबिटीज है, इसके अलावा आपके पास, और हमें पता है ना डायबिटीज भी दो तरह का होता है, ठीक है, जिसमें एक में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, एक में शुगर लेवल डाउन हो जाता है। ये फिर आपके पास एक बहुत बड़ी डिटेल होती है डायबिटीज के हवाले से। तो यहाँ पे स्पेसिफिक है डायबिटीज मेलिटस, हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया, फैटी लिवर, लिपिड स्टोरेज डिजीज, इसके अंदर एक टाइप आ जाती है। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स आपके पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। ठीक है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो अल्कोहल्स होंगे और बहुत सारे पोजीशंस के ऊपर अल्कोहल मौजूद होंगे, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। और जो आपके पास मेन न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, एस्टर ऑफ फैटी एसिड होगा। किसी भी फैटी एसिड का एस्टर होगा और वहाँ पे जो आपके पास सब्स्टिट्यूशंस के तौर पे बहुत सारे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो कि OH वाले हाइड्रोक्सिल जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो वहाँ पे मौजूद होंगे। तो आपके पास वो क्लास कहलाएगी सिंपल लिपिड। और इस सिंपल लिपिड वाली क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास फैट्स और वेक्सेस की कैटेगरीज आती हैं। जो आपके पास फैट्स होते हैं ये एस्टर हैं फैटी एसिड्स के विद ग्लिसरॉल। आपको पता है ग्लिसरॉल क्या होता है, इसके अंदर ना दो कार्बन एडजेसेंट पोजीशंस पे होते हैं और वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोल्स भी होते हैं। इट्स मीन हम बात करना चाह रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसी तरह फैट्स के अलावा दूसरी जो उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं ऑयल्स। ऑयल्स आर फैट इन लिक्विड स्टेट, जबकि आपके पास फैट्स जो जनरली होती हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और हमारे पास ना एक बहुत
ही इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो डिफरेंस होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपको फैट्स और ऑयल्स के अंदर कितना डिफरेंस पता है। फैट्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो आपके पास ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप वेजिटेबल ऑयल की ले सकते हैं, कि आपके पास जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आपके पास जो वेजिटेबल घी होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। Next one are the waxes. Waxes are the esters of fatty acids with higher molecular weight monohydric alcohol. इसके अंदर जो वेरियस अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होने चाहे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, जिसकी वजह से इन्हें हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकेंड टाइप आपके पास आती है कॉम्प्लेक्स लिपिड। फर्स्ट वन आपके पास सिंपल लिपिड थे। Complex lipids are the esters of fatty acids containing group in addition to alcohol and fatty acid. तो हमारे पास प्रीवियस के अंदर थोड़ी सी एडिशन हो रही है, जैसे कि सिंपल लिपिड्स के अंदर अगर आप एडिशन कर देते हो कि अल्कोहल के साथ साथ आपके पास कुछ फैटी एसिड भी मौजूद हो अदर देन अल्कोहल, ठीक है, तो आपके पास जो लिपिड की टाइप कैटेगराइज होगी वो आपके पास कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होंगे, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। देखो अब हमारे पास अगर लिपिड के साथ एडिशन हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप का या फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का अगर आप H निकाल देते तो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है, उसका साल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। जब आप इसको लिपिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास बनेगा फॉस्फोलिपिड। तो आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड बनेगा बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स। सिमिलरली आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स आ सकते हैं, आपके पास लिपोप्रोटीन्स आ सकती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स की। Phospholipids are the lipids containing, in addition to fatty acid and an alcohol, a phosphoric acid residue. ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि लिपिड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप जब मौजूद होगा तो उन लिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड्स बोलेंगे। They frequently have nitrogen containing bases and other substituents. For example, in the glycerophospholipid, the alcohol is glycerol. ठीक है, जो है हमारे पास ग्लिसरॉल जो है वो उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इन स्फिंगोफॉस्फोलिपिड is very important type of complex lipids. The alcohol is glycerol. इन स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो आपके पास अल्कोहल होगा वो आपके पास स्फिंगोसीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप रखेगा और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसीन जो है वो आपके पास रखेगी। नेक्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे आपके पास ग्लाइकोल मौजूद होगा, ठीक है। ग्लिसरॉल के अंदर अगर 2 कार्बन थी तो ग्लाइकोल के अंदर 3 कार्बन होंगी और वहां पे हर कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। Glycolipids are the lipids containing a fatty acid, sphingosine and carbohydrate. हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास जो था वो सैकराइड्स के भी हाफ पे हमने डिटेल से डिस्कशन की थी। आपके पास वहां से कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर यहाँ पे लिपिड के साथ इन्वॉल्व होगा तो वो आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज द अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड, जिसको हम जो है वो डिराइव्ड फॉर्म के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। आर द लिपिड्स सच एज द सल्फोलिपिड, जिसके अंदर सल्फर या सल्फर ग्रुप मौजूद हो सकता है, एंड अमाइनोलिपिड जो होंगे ना उसके अंदर आपके पास कोई एमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि NH3 की सब्स्टिट्यूशन वहां पे मौजूद हो सकती है, तो हम उन्हें बोलेंगे अमाइनोलिपिड।
लिपोप्रोटीन्स में आपके पास ना लिपिड का कॉम्बिनेशन होगा किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो इनको हम डिराइव्ड फॉर्म के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं या फिर अदर मिसलेनियस फॉर्म के अंदर हम इनको डिस्कस। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, हमारे पास थर्ड टाइप में प्रीकर्सर एंड द डिराइव्ड लिपिड्स आ जाते हैं। प्रीकर्सर ना हम रिएक्टेंट्स को ही बोलते हैं। तो these include fatty acids, glycerol, steroids, other alcohols, fatty aldehydes, ketone bodies, and the hydrocarbon जिसके अंदर आपके पास lipid soluble vitamins and the hormones आ सकते हैं। हमारे पास ये सारे के सारे जो हैं वो derived lipids की में आ जाएंगे। स्टीरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर हम कोलेस्टेरॉल को डिस्कस करते हैं। स्टीरॉइड जो है वो मेन क्लास होती है, इसके अंदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है या टाइप है वो आपके पास कोलेस्टेरॉल है। उसको हम एक बहुत इम्पोर्टेंट फैटी एसिड्स के तौर पे लेते हैं। फैटी एसिड्स आर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड्स को कहते हैं, जो कि आपके पास एलिफैटिक का ही सेकंड नेम जो है वो एलिसाइक्लिक होता है। और एलिसाइक्लिक मीन एसाइक्लिक मीन ओपन चेन कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ही ये डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ना एक एसिड भी बोलते हैं, आईसी से। एक एसिड का मतलब है कि आपके पास एक बहुत ही लंबी चेन होगी कार्बन की, उसके अंदर COOH जो है वो जरूर मौजूद होगा सब्स्टिट्यूशन के तौर पे। तब आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होंगे और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव होते हैं। इसी वजह से इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो आर आपके पास देखो कोई साइड चेन है उसके अंदर CH2 N के साथ है, मतलब आपके पास ये N पे डिपेंड करती है आपकी चेन कितनी बड़ी है। और आपके पास जो सेकंड लास्ट जो है वो COOH जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कार्बोक्सिल ग्रुप को, जिसकी वजह से कैटेगराइज किया जाएगा एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। They occur mainly as esters in natural fat and oils, but do occur in unesterified form as free fatty acids। ठीक है, ये आपके पास एस्टेरिफाइड फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और अनएस्टेरिफाइड फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली एस्टर्स क्या होते हैं, जब आपके पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वाले किसी भी कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन के दौरान विद द हेल्प ऑफ वाटर रिमूवल आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप जिसको हम एस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं वो डेवलप हो जाता है। और एस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जर्नली अगर मैं बताऊं तो R C डबल बॉन्ड O O R, मतलब कार्बोनिल के एक तरफ सिंपल R होगा और दूसरी तरफ अल्कोक्सी ग्रुप मौजूद होगा। अल्कोक्सी ग्रुप मीन OR ग्रुप मौजूद होगा या OC ग्रुप मौजूद। तो ये आपके पास एस्टर का जर्नल जो है वो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। और एस्टर जो है वो बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड का। तो हमारे पास जो है ये एस्टर एस्टेरिफाइड फॉर्म के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और अनएस्टेरिफाइड फॉर्म के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। Fatty acids that occur in natural fats are usually straight chain derivatives containing an even number of carbon atoms. Very very important, जो आपके पास नेचुरल फैट्स होंगी उनके अंदर जो कार्बन का नंबर होगा वो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं होगा। द चेन में बी सेचुरेटेड कंटेनिंग नो डबल बॉन्ड, और जो सेचुरेटेड कंपाउंड होती है उनके अंदर कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो फुली सेचुरेटेड होती है, वो फुली सेटिस्फाइड होती है। तो हमारे पास जितने भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं या ओवरऑल जितने भी आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे सिंगल फॉर्म के अंदर होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। और अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अनसेचुरेशन मौजूद होगी, तो हम उन्हें बोलेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। उसके अंदर जो है एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो आपके पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड में चले जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड हम इनको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन। के हाइड्रोफोबिक होते हैं जो
वाटर रेपेलेंट होते हैं, मतलब वाटर रेजिस्टेंट जो होते हैं उनको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। जो मैं आपने अभी पीछे जो है वो जर्नल स्ट्रक्चर देखा जिसमें हमने R CH2 n नंबर ऑफ CH2 विद 3 हमने देखा। तो जो R था वो आपके पास साइड चेन थी। अब ये R जो है वो हाइड्रोफोबिक चेन हो सकती है और उसकी नेचर क्या है, इट मीन वो सेचुरेटेड है या वो साइड चेन अनसेचुरेटेड है या वो साइड चेन आपके पास ब्रांच्ड फैटी चेन है किसी भी फैटी एसिड की, या वो सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। कि आपके पास साइड चेन की नेचर जो है वो वेरी करती जाएगी। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, हमें पता है बिकॉज उनके अंदर जो है वो सैचुरेशन। Saturated fatty acids may be envisaged as based on acetic acid, ठीक है। ये आप acetic acid के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। As the first member of the series in which CH2, कि आपके पास मिथिलीन ग्रुप होता है, इज प्रोग्रेसिवली एडेड बिटवीन द टर्मिनल CH3 एंड, सब कहने का कि आपके पास जो फैटी एसिड्स के अंदर आप CH3 के अंदर जो है वो CH2 की सब्स्टिट्यूशन ऐड करते जाएंगे, आपके पास जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनते जाएंगे। Fatty acids in the biological system usually contain an even number of carbon atom, और ये जर्नल जो है वो नेचुरल फैटी एसिड्स में भी even number ही कार्बन एटम्स के मौजूद होते हैं और typically between 14 and 24 number of carbon atoms. The 16 and the 18 carbon fatty acids are most common. जिसके अंदर ना हम जो है वो अगर 18 कार्बन को नंबर्स को देखा जाए तो हमारे पास ना अनसेचुरेटेड वाले कंपाउंड्स में इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाता है, जिसमें ओलिक एसिड, लिन ओलिक एसिड वाले 18 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, नंबर ऑफ अनसेचुरेशन इंक्रीज होते जाते हैं, तो आपके पास कैटेगरी चेंज हो जाती है। हाइड्रोकार्बन चेन इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली अनचेंज्ड इन एनिमल फैटी एसिड। हमारे पास जो है वो फैटी एसिड के अंदर जो है वो सेचुरेशन के भी आप पे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ना अनसेचुरेटेड वाले कंपाउंड्स को देखें, अगर आपके पास उसके अंदर एक अनसेचुरेशन आ रही है, मतलब एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसका नाम फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड है। अगर उसके अंदर दो अनसेचुरेशन आ रही हैं, दो पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो फिर हम उसको बोलेंगे लिन ओलिक एसिड। इस तरह से हमारे पास जो है वो अनसेचुरेशन के भी हाफ पे जो है वो नेचर चेंज होती जाती है। ये आपके पास सेचुरेटेड कंपाउंड की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। इथेनोइक में 2 कार्बन होंगे, ब्यूटेनोइक में 4 कार्बन होंगे, हेक्सानोइक एसिड के अंदर 6 कार्बन होंगे। इस तरह से आप जो है वो इन सबको डिस्कस कर सकते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में मोनो अनसेचुरेटेड मैं बता चुकी हूँ, उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, पोलिन में अ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज मोर इन मोस्ट अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होती है वो सिस फॉर्म के अंदर होते हैं, और ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जो सिस और ट्रांस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो सिस आइसोमर्स होते हैं उसमें ना डबल बॉन्ड के जो है अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम सब्स्टिट्यूशन होगी तो हम उनको सिस फैटी एसिड्स बोलेंगे। अगर अक्रॉस द डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन वेरी कर रही होगी, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट होंगी, तो उन्हें हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो हमारे पास फैटी एसिड भी सिस और ट्रांस हो सकते हैं। ये आपके पास सैचुरेटेड फर्स्ट वन है जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सेकंड वन में एक डबल बॉन्ड है जिसके वजह से इसको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकंड वाले में 2 हैं, ग्रेटर देन 1 वाले को वो पोले बोल रहा है, वैसे ग्रेटर देन 3 to 4 वाले को हम पोले बोल सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलेक्यूल आते हैं, विटामिन। Vitamins are complex organic molecules which cannot be produced by the body and must be supplied in small amount in diet to carry out essential metabolic reactions which are required for normal growth and the maintenance of the body. ये विटामिन जो है वो हमें बहुत लार्ज अमाउंट में भी नेसेसरी नहीं होते, माइनर और
रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो हमारे लिए हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है। क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स होती है, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन एंड द वाटर इनसोल्यूबल वाइटामिन आर। हमारे पास जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है वो पानी में आसानी से हल हो जाते हैं, मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट एज दे आर रेगुलरली एक्सक्रीटेड इन यूराइन। ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, बिकॉज वाटर सोल्यूबल जो वाइटामिन हैं वो आपके पास यूरिनरी ट्रैक्ट के जरिए से जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो उनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम या रेगुलर बेसिस के ऊपर हमें उन्हें अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक्सेप्ट वाइटामिन बी ट्वेल्व के अलावा हमारे पास बहुत सारे वाइटामिन जैसे कि B1, B2, B6 जो है इनको हम यूज कर सकते हैं। वाइटामिन सी को भी हम वाटर सोल्यूबल वाइटामिन के तौर पे लेते हैं। फैट सोल्यूबल वाइटामिन जो है वो सेकंड टाइप है, जिसके अंदर ये फैट सोल्यूबल है, तो इसका मतलब ये वाटर इनसोल्यूबल होंगे और ये फैटी कंपाउंड्स के अंदर ये सोल्यूबल होंगे। आपके पास ऑयल्स भी शामिल हो सकते हैं और स्टोर होते हैं इन द लीवर एंड द एडिपोज टिश्यूज। आपकी स्किन के नीचे वाले जो टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे ये स्टोर होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। अगर इन में से किसी भी आगे जाके हम इनको बहुत सारे देखेंगे, तो डेफिशिएंसी की वजह से आपको सर्टेन टाइप ऑफ डिजीजेस भी हो सकती है, जैसे कि आपके पास विटामिनोसिस जो है विच एक्सेस इनटेक ऑफ, मतलब आपके पास सिर्फ डेफिशिएंसी की वजह से ही नहीं बल्कि एक्युमुलेशन की वजह से भी डिजीज हो सकती है। अगर आप कोई विटामिन ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हो, आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो भी डिजीज हो सकती है। जैसे कि विटामिनोसिस जो है वो विटामिन ए और डी को एक्सेस में ले लेने की वजह से हो सकती है, और उसकी वजह से जो है वो आपको हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। हाइपर में ना आपके पास एक्सेस वाली कंडीशन आ जाती है, कि आपके पास कुछ विटामिन बताए गए हैं और वो उनका सोर्स बताया हुआ है कि वो कहाँ कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं विटामिन, और डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। उसके अंदर विटामिन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये बहुत ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है। डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। ठीक है, विटामिन B1 में आपके पास जो है वो बेरी बेरी वाली हो सकती है, जिसमें एपिटाइट लूज ऑफ एपिटाइट है, मतलब आपको भूख नहीं लगती, और जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। आपकी जो विटामिन B2 की अगर देखी जाए तो आपके पास क्रैक्ड लिप्स हैं, जैसे कि सर्दियों में हो जाते हैं, सोर टंग है, आपके पास डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, बर्निंग एंड सेंसेशन ऑफ स्किन, सेंसिटिव हो जाएगी स्किन भी। B6 की डेफिशिएंसी से नर्वस डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं आपके पास। B12 की वजह से जो डेफिशिएंसी है, आरबीसी जो है ना, ये रेड ब्लड सेल्स के लिए बताया गया है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो सकते हैं, जिसके अंदर ना ब्लीडिंग गम, मुकुड़ों में से खून आना स्टार्ट हो सकता है। तो ये सब जो है वो कॉमन डिजीजेस हैं। विटामिन एच की वजह से जो कमी की वजह से होता है वो लूज ऑफ हेयर भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो कि आपके पास न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दिखाई गई है डीएनए की, और ये जो क्रिस्टलोग्राफी है ये रोजलिन फ्रैंकलिन के जरिए से जो है वो परफॉर्म किया गया था। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है डीएनए स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन के हवाले से। एसेंशियल आइडिया क्या था, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज आइडली suited to its function, कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है ये क्या होता है। जर्नल इंट्रोडक्शन भी हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड आर द पोलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। हम जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो सारे के सारे पोलीमर्स हैं, और ये किसके पोलीमर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के, present in the nucleus of all living cells and play an important role in the transmission of the hereditary characteristics and the biosynthesis of proteins। आपके पास जितना भी जेनेटिक कोड है, जितना भी जेनेटिक मेकअप है, मटेरियल है, वो सारा का सारा आपके डीएनए के अंदर स्टोर होता है।
और ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो कॉम्बिनेशन होता है तीन चीजों का, जिसके अंदर एक पेंटोज शुगर होती है, सेकंड वन नाइट्रोजनस बेसिस होती है, थर्ड वन आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। अगर फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दिया जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड्स की जगह न्यूक्लियोसाइड्स कहलाएंगे। और न्यूक्लियोसाइड जो है वो आपके पास दो चीजों पे कंप्राइज है, पेंटोज शुगर आपके पास होगी और नाइट्रोजनस बेसिस होगी। ठीक है, उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है कि आपके पास न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। टाइड्स के अंदर जो है वो एडिशन हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाता है, जिसके वजह से न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएंगे। तो पेंटोज शुगर दो तरह की हम यूज करेंगे, डीऑक्सीराइबोज यूज करेंगे और राइबोज शुगर यूज करेंगे। अगर तो डीऑक्सी यूज करेंगे तो वो आपके पास डीएनए होगा, अगर आप राइबोज शुगर यूज करेंगे तो वो आपके पास आरएनए होगा। नाइट्रोजीनियस बेसिस दो तरह की होती है, पिरिमिडीन बेसिस होती है और आपके पास प्यूरीन बेसिस होती है। पिरिमिडीन के अंदर आपके पास यूरासिल, थायमीन, साइटोसिन आते हैं, प्यूरीन के अंदर एडेनिन, गावानिन आते हैं। और जो यूरासिल है ये आपके पास आता है डीएनए के अंदर, थायमीन आपके पास जो है वो आरएनए के अंदर आती है। तो ये वेरी करेंगे आपके पास डीएनए आरएनए में यूरासिल और थायमीन, बाकी आपके पास कांस्टेंट रहेंगी एडेनिन, गावानिन और साइटोसिन, दोनों में मौजूद होंगी डीएनए प्लस आरएनए। फॉस्फेट ग्रुप आपके पास दोनों में प्रेजेंट होगा। H3PO4 से हमने निकाला है, उसका H निकालने से फॉस्फेट बन जाता है। आपके पास ग्लूकोज के सॉरी पेंटोज शुगर को ही राइबोज शुगर कहते हैं। 5 कार्बन वाली शुगर को हम पेंटोज शुगर या फिर राइबोज शुगर बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास 5 कार्बन है। ये डीऑक्सी राइबोज और ऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कार्बन नंबर 2 पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वो राइबोज शुगर है। अगर कार्बन नंबर 2 से हम ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो वो आपके पास डीऑक्सी कहलाएगा। डी मीन रिमूवल, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन। आपके पास नाइट्रोजन, ऊपर आपके पास फ्लोरीन बेसिस है, नीचे आपके पास पिरिमिडीन बेसिस है। आपके पास जो एडेनिन है उसके अंदर आप देख सकते हैं और ग्वानिन के अंदर आप देख सकते हैं 2 रिंग फॉर्मूला है। और जो आपके पास पिरिमिडीन बेसिस है वो 1 रिंग फॉर्मूला है आपके पास, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। Nitrogenous bases are often simply bases are nitrogen containing biological compound that form nucleosides. ठीक है, nucleosides भी बना सकते हैं लेकिन पेंटोज शुगर के साथ मिल जाएंगे। Nucleosides are unit formed by the attachment of base to one position of the sugar is known as nucleoside. अब आपको प्रॉपर पोजीशन भी बताइए कि अगर कार्बन नंबर 1 के साथ जो है वो डायरेक्ट अटैचमेंट हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे। Nucleotides, when nucleoside is linked to the phosphoric acid at the phosphate group at position number 5. ये 5 प्राइम के लिहाज से जो है वो दिखाया गया है। बस कार्बन नंबर 1 पे तो आपने नाइट्रोजनस बेस अटैच करनी है। अगर आप फॉस्फेट ग्रुप पे अटैच करना चाहते हो तो फिर आपने स्पेयर पार्ट जो है वो 5 कार्बन वाला हाइड्रोजन ग्रुप जो होगा वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे फॉस्फेट ग्रुप की, तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो रही है। आपके पास 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आ रहे हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड जनरली आने के बाद आपके पास जो है वो एक जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वो आपके पास है फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है, ये 2 कॉम्बिनेशन से बना है तो ये डाई हो जाएगा। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड से वो ट्राई हो जाता है इस तरह से, कितने फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे। 2 nucleic acid chains are bound about each other and held together by hydrogen bond between pair of bases. आपके पास जो 2 कॉइल्स होती है ना, मतलब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो 2 कॉइल्स आपस में जो है वो कॉइल्ड की फॉर्म में आती हैं, बॉन्ड अप होती जाती हैं और इनके दौरान इनके हेलिक्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर हो रही होती है।
The two strands are complementary to each other. Complementary होते हैं. For example, अगर आप strand को देखें, एक आपके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम आ रहा है और दूसरा आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ रहा है. तो इन स्ट्रैंड को हम बोलते हैं complementary strand. Because the hydrogen bonds are formed between specific pair of bases. ये हमारे पास स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर गुआनिन है तो वो साइटोसिन के साथ पेयर अप होगी. अगर आपके पास एडेनिन नाइट्रोजनस बेसिस आ रही है तो वो पेयर अप होने के लिए थायमिन मौजूद होना चाहिए. तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो पेयरिंग होती है. और इन इन नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग जो है वो एक बॉन्डिंग के थ्रू होती है. उस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखें किस तरह से होगी. अगर आपके पास गुआनिन या साइटोसिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे. अगर आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन और थायमिन है तो यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा. यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा. तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो इनके क्वाइलिंग के दौरान हो रही होती हैं और इंट्रैक्शंस हो रही होती हैं. इसके अलावा हमारे पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं. आपको पता है डीएनए और आरएनए. और इनके अंदर हम जो डिफरेंसेस देख चुके हैं डीएनए में डीऑक्सी वाली राइबोज शुगर होती है. वहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के अंदर राइबोज शुगर मौजूद होती है. आरएनए तीन तरह के होते हैं. मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आ रहा होता है. राइबोसोमल आरएनए जो है वो उसको डिकोड कर रहा होता है. और ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन भी बनाता है और ट्रांसफर आरएनए उसकी ट्रांसलेशन कर रहा होता है. हमारे पास जो है यहाँ पे चारगास रूल आता है. द अमाउंट ऑफ द फ्यूरिन बेसिस, जिसके अंदर आपके पास फ्यूरिन बेसिस में गुआनिन और साइटोसिन आती है, इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द पिरिमिडीन बेसिस. पिरिमिडीन में यूरासिल थायमिन और आपके पास आता है एडेनिन. Purine bases of one strand of DNA molecule pair with the pyrimidine base of the other strand, जिसको हम बोलते हैं complementary strand होते हैं. Adenine pair with thymine with 2 hydrogen bond and guanine pair up with cytosine with triple hydrogen bond. In case of RNA आपके पास double strand नहीं होता, वो single helical structure होता है. वहाँ पे single strand मौजूद होता है. तो हमारे पास आरएनए के अंदर जो है वो एडेनिन जो है वो थायमिन की बजाय यूएसए के साथ पेयर अप होगा. बिकॉज हमारे पास आरएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट नहीं होती. यहाँ पे बस दोनों के अंदर जो बेसिकली डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेसिस के लिहाज से है और राइबोज शुगर के हवाले से भी है. और फिर इसके अंदर जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए सिंगल होता है. ये हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड का एक और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि ये आपके पास बायोपॉलीमर्स होते हैं और ये आपके पास स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं. ये वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं. ठीक है, आपको देखने के लिए जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप जो है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वगैरह, जैसे कि हमारे पास हमने शुरू में भी देखा कि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए से इसको देखा गया था. essential to all known form of life. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के अंदर उन्हीं के अकॉर्डिंग डीएनए मौजूद होता है. ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे आर composed of nucleotides which are monomer made up of 3 components. इनको हम देख चुके हैं. नाइट्रोजनस बेसिस है, फॉस्फेट ग्रुप है, कार्बन शुगर, 5 कार्बन वाली आपके पास शुगर राइबोज शुगर है. Now, the importance and the significance of nucleic acids. Nucleic acids are the most important of all biomolecules. They are found in abundance in all living things, where they function to create and encode and then store information. ठीक है, ये सबसे पहले क्रिएशन है, फिर वो इस चीज को इनकोड स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को. ठीक है, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जाकर उसको डिकोड कर देगा and then store information in nucleus of every living cell of every life form organism on earth. In turn,
दे फंक्शन टू ट्रांसमिट करेगा तो वो डिकोड कर देगा उन इंफॉर्मेशन को एंड एक्सप्रेस दैट इंफॉर्मेशन इनसाइड एंड आउटसाइड the cell nucleus to the interior operations of the cell and ultimately to the next generation of each living organism. वही बात कि आपके पास जो है वो जनरेशन टू जनरेशन की कोडिंग्स की फॉर्म में जो है वो सारा जेनेटिक मैकअप जो है वो ट्रांसफर होता जाता है. The encoded information is contained and conveyed by the nucleic acid sequence which अगर आपके पास ना इस सीक्वेंस के अंदर भी चेंजेस आती हैं तो फिर एब्नॉर्मेलिटीज आ जाते हैं जो बाय बर्थ एब्नॉर्मल बिहेवियर्स भी हो सकते हैं which provide the later step ordering of nucleotides within the molecules of RNA and the DNA. तो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. Nucleic acid stores, transmit and help express hereditary information. The amino acid sequence of a polypeptide is programmed by a unit of inheritance called a gene. और ये हमारे पास जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो कंट्रोल किया जाता है इनहेरिटेंस वाला बाय अ जीन. जीन जो है ये आपके पास मेड अप ऑफ डीएनए, a nucleic acid made up of monomer of nucleotide. ठीक है, आपके पास ना डीएनए का जो बेसिक यूनिट होगा हम ये कह सकते हैं कि वो जीन है. ये आपके पास दिखाया गया है कि किस तरह से एक सेल है और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपके पास क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं. क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है. डीएनए जो है वो उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोसोम्स मौजूद हैं. ठीक है, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है और उसके अंदर जो है उसको अगर जूम करके देखा जाए तो सारे प्रोसेस के अंदर या क्रोमोसोम्स के अंदर बेसिकली देखा जाए तो जीन्स मौजूद है और उन जीन के अंदर सारा जेनेटिक मेकअप मौजूद है और उन जीन्स के अंदर क्या है न्यूक्लियोटाइड्स है और न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीमराइज होके आपके पास होल जो है वो न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस करवाया. आपके पास दो टाइप्स है, इनका हम देख चुके हैं. हम बात करेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड की. डीएनए प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर इट्स ओन रेप्लिकेशन. ठीक है, आपके पास ना रेप्लिकेशन हो रही होती है, ट्रांसलेशंस हो रही होती है वहाँ पे डीएनए की. डीएनए डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड थ्रू मैसेंजर आरएनए कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस. हमारे पास जो है ना वो डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है. उन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को आरएनए के आरएनए ना बेसिकली हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा. तो प्रोटीन की कौन सी सिंथेसिस करवा रही है, मतलब कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ये डिपेंड करता है आपके डीएनए में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर. जो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर है, डीएनए ने ट्रांसफर की है, उन्हीं कोडिंग के जरिए से जो है वो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाएगा. ठीक है, उसी मैसेज को डिकोड करवाएगा. तो डीएनए आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन राइबोसोम्स. और राइबोसोम्स होती है ये प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती है. राइबोसोम के जरिए से ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. तो मैसेंजर आरएनए डीएनए से मैसेज लेके आता है. ठीक है, राइबोसोम उस मैसेज के जरिए से जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है. ये आपके पास वही आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है हेलिकल की फॉर्म में. कि आपके पास S और 5 कॉर्नर्स वाला जो स्ट्रक्चर है ये पेंटोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है. P आपके पास फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाइट्रोजनस बेसिस ATGC के फॉर्म में आपको दिखाई गई है. क्योंकि यहाँ पे थायमीन लिया गया है, इट्स मीन ये आपके पास और डबल स्ट्रैंड्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये इससे नेक्स्ट जो है ये आपके पास ये वाली इम्पोर्टेंट है कि आपके पास डीएनए होता है, वहाँ पे मैसेज जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है फॉर मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए उस मैसेज को लेके राइबोसोमल आरएनए के पास जाते हैं. राइबोसोमल आरएनए जो है
वहाँ पे मूवमेंट होती है मैसेंजर आरएनए की साइटोप्लाज्म के अंदर, और जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है फिर वहाँ पे सिंथेसिस होती है प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आपके पास इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कॉम्बिनेशन है पेंटोज शुगर का। ये बात भूलना नहीं है कि न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें होती हैं, राइबोज शुगर, या आप पेंटोज शुगर जनरली बोल सकते हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस इन द फॉस्फेट ग्रुप। ये आपके पास आरएनए का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये इसकी जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका जो है वो हेलिक्स वो दिखाया गया है, सिंगल स्ट्रैंड दिखाया गया है। 5 कार्बन वाली शुगर आपके पास है, आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है जहाँ पे 2 रिंग दिखाए गए हैं टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर न्यूक्लियोटाइड को देखें तो जहाँ पे 2 आपके पास रिंग है, एक हेक्सा रिंग है और एक आपके पास पेंटा रिंग है। इसका मतलब ये आपके पास फ्यूरीन बेस्ड है, और वो कोई भी फ्यूरीन बेस हो सकती है, या आपके पास ग्वानिन हो सकती है, या आपके पास साइटोसिन भी हो सकती है। वो हम जर्नल फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो है ये आरएनए का स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ये डीएनए का है। ये हम सारी चीजें ना रिपीट हो रही है इसके। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि ये आपके पास कोडिंग दिखाई हुई है एंड में। अगर आप देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपके पास एक हेलिक्स है, और दूसरा हेलिक्स है आपके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये आपके पास क्रॉस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, और क्रॉस फॉर्म के अंदर ही यहाँ पे इंट्रैक्शन डिवेल्प होती है। अगर आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम का नाइट्रोजनस बेस थायमीन है, तो आपके पास जो सेकंड स्ट्रैंड होगा उस कोरेस्पॉन्डिंग बेस आएगी, एडेनिन आएगी। और एडेनिन और थायमीन के दरमियान जो इंट्रैक्शन है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ होगी, और ये एंटी पैरेलल वो फॉर्म के अंदर हेलिक्स आते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर चेंज होती हैं। यूरासिल और थायमीन के भी आप पे आपके पास जो है वो आरएनए का बताया गया है। सेल्फ कॉइलिंग आप आपस में दिखाई हुई है ना आरएनए की, अपने ही स्ट्रैंड के उनके साथ ये इंट्रैक्शन शो कर लेता है। Linear sequence of nucleotides in DNA molecule are passed from parents to offspring. Offspring आपके पास जो है वो उनके चिल्ड्रंस हैं जो मोनोमेरिक यूनिट्स आपके पास न्यूक्लियोसाइड जो है वो ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे ना आपके पास न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में ना आपके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद होंगे, तो वो आपके पास न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। और इसकी लिंकेज हमने देखी थी कि जो आपके पास पेंटोज शुगर है उसकी 5 पोजीशन के ऊपर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होगा, और 1 पे आपके पास नाइट्रोजनस बेस आके अटैच होगी। ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स हैं। ये वही बताया है कार्बन नंबर 1 पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन होनी है, 5 पे कौन सी, और आपके पास अगर डीएनए है तो वहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा। अगर इन स्लाइड के अंदर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा ना मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे आप सबको पता है आपका एक ग्रैंड टेस्ट होगा जो कि हमारे हॉल सिलेबस से रिलेटेड होगा, और उसके अंदर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी ऐड किए जाएंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ग्रैंड टेस्ट जो है वो आप ही ने उसकी जो है वो टाइमिंग और डे मेंशन किया था कि यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि हमारा जो कमिंग मंडे होगा उसमें 3 o'clock आपका ग्रैंड टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इंशाल्लाह उस ग्रैंड टेस्ट की जो है वो लिमिटेड टाइम होगा, उसके बाद आप सबमिट भी नहीं कर पाएंगे।
जी सर, हसन काइंडली आप स्टार्ट कर दें। हसन सर आप स्टार्ट कर दें अब। मैम जवेरी जी आप मैम, बोलें, मेरी आवाज ज्यादा। जी मैं कर रहा हूँ मैम, 1 मिनट। ओके। जी स्क्रीन शेयर होगी मेरी? जी हो गई है सर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी ये सेकंड ईयर की फिजिक्स का है चैप्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, भी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, ये चार्जेस। स्टैटिक से मुराद मोशन की हालत में वो चार्जेस नहीं है, यानी स्टैटिक स्टेट में है। तो तमाम चार्जेस ऐसे जो रेस्ट पे पड़े होते हैं अंडर रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उनको एटम और मॉलिक्यूल के अंदर बाइंड करके रखती है। जैसे कि अपनी ह्यूमन बॉडी है, वो भी कम्प्लीटली एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं भी हमारे अंदर भी किसी हद तक इलेक्ट्रॉनिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। फिर जी हमारे पास कॉलम लॉ, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं चार्जेस और एक नेगेटिव होते हैं। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है वो नेगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और लाइक चार्जेस जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर करते हैं। और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे प्लस और नेगेटिव है, वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं भी इन फोर्सेस की नेचर क्या है। जो फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ फोर्स की गई दो चार्जेस के दरमियान, वो 1874 में चार्ल्स कॉलम फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे, उन्होंने की। और उनके मेजरमेंट्स की बुनियाद पर उन्होंने एक लॉ जनरेट किया जिसको हम अब कॉलम लॉ भी कहते हैं। तो वो उसके मुताबिक जो फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यानी ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी मैग्नीट्यूड जब हम लेते हैं तो उसका जो साइन आता है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का, वो हम साइन को निगलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने उनका मैग्नीट्यूड लेना है चार्जेस का। और जो ये फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स होती है। तो यहाँ पे के जो है इस इक्वेशन में जो फोर्स है वो जी है मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल से मुराद ये है अभी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यानी Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 जो है वो Q1 पे लगा रहा है, तो म्यूचुअल फोर्स होगी। और R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। और फोर्स हमेशा जो है वो उस लाइन के अलोंग एक्ट करती है, यानी अमल पैदा होती है जिस लाइन के अलोंग ये चार्जेस ज्वाइन हो रहे थे।
और के यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर दिया नेचर ऑफ मीडियम जो इन दो चार्जेस के दरमियान आता है। अगर मीडियम इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगा तो सिस्टम ऑफ एसआई में के को हम रिप्रेजेंट करेंगे के इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट। ये जो क्वांटिटी है ये एप्सिलॉन नॉट है। इस एप्सिलॉन नॉट को हम इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहते हैं, या इसको ये जाना जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से, या ये जाना जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से। फिर जी इन SI यूनिट्स इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। फिर अगर हम इन वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट करते हैं वहाँ को, तो हमारे पास के की जो वैल्यू रहती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर होती है। फिर हमारे पास जो कॉलम फोर्स है फ्री स्पेस के अंदर, अगर वो हमारे पास आ जाएगी ये वाली, यानी इन केस ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर हमारे पास फिर जी हमारे पास जैसा कि हमने पहले पढ़ा भाई दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे पे म्यूचुअल फोर्स लगाते हैं, यानी Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा। तो जैसा कि ये इस इक्वेशन से जा रहा है अभी F12 जो है वो जाहिर कर रहा है अभी Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव साइन के साथ F21 है, यानी ये जो Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है। नेगेटिव साइन ये जाहिर कर रहा है अभी इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो F12 से ऑपोजिट साइड है, यानी उसके ऑपोजिट है। फिर यानी यहाँ पे जो R⁻²1 है ये यूनिट वेक्टर यानी उसकी फोर्स की डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए साथ लगाया गया है। ये वाली फोर्स जो है ये R21 है और ये वाली जो फोर्स है R12 है, और ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन को शो करने के लिए साथ लगाया गया है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अगर हैं यानी दो चार्ज के बाद अगर कोई और मीडियम है तो कॉलम फोर्स का क्या फिर कितना अमल दखल होगा। अगर मीडियम इंसुलेटर है जिसको हम यूजली डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर मौजूद होगा दो चार्जेस के दरमियान तो इलेक्ट्रो जो स्टैटिक फोर्स है उसको ज़रा कम कर देगा एज कम्पेयर टू फ्री स्पेस के, यानी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो ऐसी सूरत में हमें एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जिसको आप रिलेटिविटी परमिटिविटी कहेंगे, जिसको हम एप्सिलॉन R से ज़ाहिर करेंगे। यानी अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर है दो चार्ज के दरमियान तो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी या एप्सिलॉन R से ज़ाहिर करेंगे। फिर हमारे पास है फील्ड ऑफ फोर्स। ये क्या होती है?
फोर्स की फील्ड क्या होती है, जैसा कि न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, कूलम्ब लॉ, हम इस कागज बनाते हैं हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स को मालूम कर सकें। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन फिर आते हैं भी इन जो फोर्सेस हैं इनका ओरिजिन क्या है, और ये फोर्सेस ट्रांसमिट कैसे होती हैं एक मास से दूसरे मास में या एक चार्ज से दूसरे में। तो नंबर पॉइंट ए का जो आंसर है स्टिल अननोन है, यानी इन फोर्सेस की ओरिजिन का अभी तक हमें मालूम नहीं है, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फोर्सेस वो जो है एक्सेप्टेबल है एज इट इज, इसलिए इनको हम बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैकेनिज्म को कि कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट होती हैं, माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी थ्योरी के मुताबिक एवरी जो हर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करेगी हर इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड, यानी हर इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्पेस में मौजूद है तो उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करेगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको फोर्स फील्ड उसने कहा था, जो कि एग्जर्ट करती है फोर्स। अगर आप इस चार्ज की फील्ड में कोई भी पॉइंट चार्ज अगर उसके करीब लेके आए तो आप फील करेंगे, मसलन अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये टेस्ट करने के लिए भी किसी जगह पे फील्ड मौजूद है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमेशा पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज होता है ये बहुत स्मॉल चार्ज होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड के लिए। तो किसी भी फील्ड स्पेस में अगर फील्ड की मौजूदगी को आपने मालूम करना है तो टेस्ट चार्ज के बगैर ये मुमकिन नहीं है। यानी उस फील्ड अगर किसी जगह पे चार्ज पड़े हुआ है काफ़ी, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज काफ़ी बड़े मैग्नीट्यूड का पड़ा हुआ है तो उसके अराउंड लाजमी बात है फील्ड मौजूद हो। ये जो डॉटेड रीजन है ये फील्ड को ज़ाहिर करता है इस चार्ज। तो जहाँ पे डॉट्स की तादाद ज़्यादा है ये उस फील्ड की इंटेंसिटी को बता रहा है, अभी इस एरिया में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं ये डॉट्स भी कम होते जा रहे हैं, तो ये ज़ाहिर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है। फिर अगर हमें मालूम करना है अभी स्पेस में चार्ज मौजूद है कि नहीं, तो हम जैसा कि मैंने कहा पहले कहा अभी टेस्ट चार्ज हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्पेस के अंदर उस चार्ज की फील्ड के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस यानी ये क्यू चार्ज जो अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो फिर हम टेस्ट चार्ज इसके पास लेके आएंगे, जैसे कि ये वाला टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो टेस्ट चार्ज जैसा कि मैंने कहा हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, तो वो इसके फील्ड के अंदर जैसे एंटर होगा तो वो एक फोर्स जो है वो फील करेगा जो कि इज इक्वल होगी क्यू नॉट डी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। क्योंकि हमारे पास जैसे कि ये डेफिनेशन है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, तो इसको मेजर किया जाता है न्यूटन में, न्यूटन पर कॉलम में, एसआई यूनिट्स में इसके हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है, यानी उसको जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होती है। जो फोर्स जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो क्यू चार्ज की वजह से है वैक्यूम में, तो हम उसको वैल्यूएट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को वैल्यूएट करने के लिए
ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो हम जो है पॉजिटिव चार्ज Q नोड को जैसे कि पहले पॉइंट चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास कॉलम फोर्स आएगी वो Q नोड आ जाएगी। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जैसे कि हमने कहा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया जो है वो माइकल फ्राइडे ने दिया। फराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम एक मैप की सूरत में देख सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो जैसा कि ये चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। इसी तरह एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये ड्रा की गई हैं अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये उससे आउटसाइड की तरफ होंगी ड्रॉन, क्योंकि वो रिपेल करेगा। तो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि वो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉइंट चार्ज के ऊपर, क्योंकि पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होता है तो अट्रैक्शन जो है वो शो करवाता है, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जो हमें वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। ये फील्ड लाइन जो है क्लोजर एक दूसरे के होती हैं नियर द चार्जेस, और इन केस ऑफ ये फील्ड चार्जेस एज डिस्टेंस, अगर चार्जेस किसी उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो फील्ड लाइंस जो है वो बहुत कम होगी, यानी उनके दरमियान जो सेपरेशन या डिस्टेंस होगा फील्ड लाइन के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि ये दो लाइक चार्जेस दिखाए गए हैं, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों लाइक चार्जेस में हमने जैसे कि पहले पढ़ा भी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस पॉइंट पे ये रिपेल हो रही हैं, तो ये यहाँ से कर्व पाथ इख्तियार कर रही हैं, यानी कर्व की सूरत में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इन केस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो इस तरह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई हैं वो आपको ये नज़र आ रही हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। और यहाँ पे ये देखें ये रिपेल नहीं हो रही, यानी जैसे जैसे जहाँ पे चार्जेस करीब हैं वहाँ पे इनकी इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, और जहाँ से चार्जेस को दूर से ये जा रही हैं वहाँ पे इनके दरमियान डिस्टेंस जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह हम एक नई जो डेफिनेशन की तरफ आए हैं वो ये नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया से, यानी जो नंबर ऑफ लाइन गुजरती हैं परपेंडिकुलरली वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। और अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमें उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। यानी जैसे ये कर्व पाथ होगा, यहाँ पे ये कर्व पाथ है, तो यहाँ पे मैं अगर टेंजेंट ड्रा करूँ, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व पाथ को किसी एक पॉइंट पर टच होकर गुजरे, तो इस डायरेक्शन में मुझे बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। तो लाइंस हैं वो क्लोजर होंगी जहाँ पे फील्ड जो होगी स्ट्रॉन्ग होगी, और लाइंस आर फार्दर अपार्ट होंगी, इधर से दूर होंगी जहाँ पे फील्ड जो है वो वीक होगी। तो
एक लाइंस जो है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे ये कि ई की जो है वो किसी गिवन पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। अगर ये लाइंस क्रॉस करती हैं ई को मोर देन वन डायरेक्शन, हमारे पास ये कुछ एप्लीकेशन है एक्सियोग्राफी, जिसको हम फोटोकॉपियर कहते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्जेस की एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो सारी एप्लीकेशंस जो हमने पहले ऊपर पढ़ा है वो सारी इनमें, जैसे इंकजेट प्रिंटर है उसमें भी यही एप्लीकेशन यूज़ होती है। तो ये इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं कॉलम लॉ की, ये आप खुद रीड आउट कर लेंगे। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है हमारे पास? अगर हम हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका एरिया ए है, तो उसको आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी लाइंस होती हैं उनके सामने या उसके आगे रख दें, तो उस एरिया से कुछ लाइन पास हो, यानी उसमें से गुजरे, तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस एरिया से गुजरेगी उस एलिमेंट के, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल लाइंस है, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ एन एलिमेंट, वो इसका फ्लक्स कहलाएगा। अब क्योंकि जैसा कि हमने कहा भी इलेक्ट्रिक चार्ज के करीब जो है फील्ड स्ट्रांग होती है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगी। तो अगर कोई आपके पास एलिमेंट है इसका एरिया है ए है, तो वो चार्ज के अगर करीब रखेंगे तो उसमें से जो नंबर ऑफ लाइंस है तो उसमें से पास होने की वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर वो उस फील्ड से दूर है, चार्ज की फील्ड से, जैसे बी पॉइंट पे है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने कहा कि जैसे जैसे चार्ज से हम दूर होते जाते हैं तो फील्ड लाइन जो है वो अपार्ट हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट इज लेस देन द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइन पास थ्रू द एरिया ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ज़ाहिर करने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास फाई है। मतलब फॉर एग्जांपल फाई इज फ्लक्स थ्रू एनी एरिया ए। अगर हम इसको क्वांटिटेटिव मेजर देना चाहते हैं, मीनिंग देना चाहते हैं फ्लक्स को, तो उसके लिए हमारे पास इसके लिए एग्जांपल ये है, यानी क्वांटिटेटिव मेजर देना चाहते हैं फ्लक्स को। अगर आप एरिया को, किसी भी एलिमेंट के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखेंगे, तो ऐसी सूरत में फ्लक्स जो होगा वो उसका मैक्सिमम होगा। बट इन केस अगर आप उसका एरिया जो है एलिमेंट का वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस रखेंगे, तो ऐसी सूरत में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जहाँ पे देखें ज़ीरो है, कोई लाइन पास नहीं है। या ये जो आपको एरर शो हो रहा है ये नॉर्मल टू द सरफेस है। या इस डेफिनेशन में आप ये कर लें भी किसी भी एलिमेंट के एरिया को इस तरह रखा जाए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसके नॉर्मल के अलोंग हो, एरिया के नॉर्मल के अलोंग हो। नॉर्मल एरिया का जो नॉर्मल होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप ऐसे वर्टिकली इसको पकड़ेंगे एलिमेंट को, तो उसका नॉर्मल अलोंग दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होगा। तो ऐसी सूरत में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं इसमें से मैक्सिमम पास हो सकेंगी, तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। बट इस केस में आप देखें एरिया जो है उसको हमने पैरेलल रखा हुआ है, यानी जो उसका जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक लाइंस। ये नॉर्मल है इसका, इस एरिया एलिमेंट का, तो परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है। तो फाई हमें पता है इक्वल टू ई ए है। तो ई ए ये वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ई ए कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा
जब इस केस में थीटा ही 0 है, यानी जो उसका एरिया उसका पैरेलल है फील्ड लाइंस के, तो फिर हमारे पास फ्लक्स भी 0 आएगा। इन केस अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है तो ऐसी सूरत में आप ऐसे करेंगे, उस एरिया का प्रोजेक्शन ले लेंगे दूसरी तरफ, तो प्रोजेक्शन में से जो लाइंस पास हो रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस, वो इसका फ्लक्स बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस क्रॉसिंग चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू जो चार्ज कंटेन करता है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई सफेयर है जिसका रेडियस आर है और उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज आर क्यू मौजूद है, तो अगर आपने इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मूव करना है तो आप, क्योंकि ये फिगर जो है हमने कहा सफेयर है, सफेयर जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर होती है, तो सफेद में जो आप क्या कहते हैं उसके जो छोटे छोटे जो एरिया है, एलिमेंट स्फेयर को डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स में, तो उन एलिमेंट्स से जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, यानी हमने हर एलिमेंट जो स्फेयर का डिवाइड करके स्फेयर को डिवाइड किया एलिमेंट्स में, एन एलिमेंट्स में, तो हमने एन एलिमेंट्स में बारी बारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी को मेजर करना है, फिर उन तमाम एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आए हैं उनका सम ले लेना है, तो ऐसी सूरत में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज स्फीयर मालूम कर सकते हैं। फिर हमारे से इसी आइडिया के तहत हमारे पास गाज गाजस लॉ आया। तो गाजस लॉ हमें कहता है सपोज दैट कि आपके पास चार्जेस एन चार्जेस पड़े हैं, वो जो कि आर्बिट्रेरी से मुराद है भी, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी जगह पे कम भी आर्बिट्री भी, अंडर किसी तरतीब के बगैर आपको मालूम नहीं है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सरफेस के अंदर चार्ज को, तो सरफेस जो है वो क्लोज है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो प्रीवियस आइडिया हमें दिया गया है, जो कि हमने अभी देखा क्लोज सरफेस की सूरत में क्लोज स्फीयर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 और एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2, यानी हर चार्ज की जो है वो उसका फ्लक्स, उसको साउंड किया, ये जो है टोटल चार्ज के बराबर है उस एरिया के, क्लोज एरिया के, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q और एप्सिलॉन नॉट आ गया, वेयर कैपिटल Q है सम ऑफ चार्जेस जो सरफेस ने क्लोज किए हैं। तो मैथमेटिकल हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया वो ये आया, ये गाउस लॉ का। तो डेफिनेशन जो हमारे पास आ गई वो ये है, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट, वो जो है 1 टाइम, यानी किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1/एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज इन इट, तो उसके बराबर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फिर हमारे पास गाज की जो गाजेस लॉ है उसकी एप्लीकेशन है। तो गाजर लॉ जो है वो अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मालूम करने के लिए डिफरेंट चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन के वजह से। तो इन तमाम मेजरली जो क्लोज सरफेस हैं उनको हम जो कंसिडर करते हैं वो ये कहते हैं, तो वो तमाम जो जितने भी यानी क्लोज सरफेस हैं उनको हम उनके अंदर चार्जेस अगर प्लेस करके, तो उनकी अगर आपने इंटेंसिटी या उनका फ्लक्स मालूम करना है, तो वो तमाम जो ये तमाम क्लोज सरफेस जो है वो गाजर लॉ को फॉलो करेंगे या होल्ड करेंगे, यानी अगर ये गाजर लॉ उन क्लोज सरफेस में होल्ड नहीं करता तो आप समझेंगे भी आपने कलेक्टिव फ्लक्स को सही तरह उस क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन नहीं किया। तो हम अब फाइंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, यानी हमारे पास कोई चार्ज स्फीयर है जो अंदर से खाली है, सफ़ेयर है जो अंदर से क्या है खाली है, होलो का मतलब खाली। सपोज करें हमारे पास एक सफ़ेयर है जिसका रेडियस आर है, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया गया है जिसकी बाउंड्री को जैसे दिखाया गया है।
तो हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि फील्ड की इंटेंसिटी क्या है इनसाइड स्फेयर। तो हम इसके लिए कमेजन कर लेंगे, न्यू स्फेयर कर लेंगे, इसको आप गाजिन सरफेस करेंगे और उसका रेडियस जो है आर क्या स्लैश है, यानी ये सरफेस जो है हमने इसको कंसिडर किया तो इसको आप कहेंगे गाजिन सरफेस, क्योंकि वो कहता है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड द होलो स्फेयर चार्ज वो मालूम करनी है। तो हमने एक गाजियन सरफेस ले लिया, उसके अंदर सपोज कर दिया। फिर हमने कहा लेट कि फाई जो है वो फ्लक्स थ्रू इस क्लोज सरफेस के थ्रू क्या है, फाई क्या है फ्लक्स। जैसे फिगर में देखा जा सकता है कि जो चार्ज इनक्लोज करता है गाजी सरफेस में, जो इस फिगर में चार्ज को इनक्लोज किया गया है वो जीरो चार्ज है, क्योंकि हमने कहा भी चार्ज जो है वो सारा सरफेस के ऊपर मौजूद है। हमने फाइंड करना है क्या अंदर कोई चार्ज है या फील्ड इंटेंसिटी है। तो हमने ये फाइंड किया गाजिन सरफेस ड्रा करके कि अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो हम गाजिन लॉ अप्लाई करेंगे। गाजिन लॉ क्या है, वो है क्यू और एप्सिलॉन नॉट जो कि इक्वल टू जीरो है। सिंस जैसा कि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए, तो इससे ये जाहिर है या तो एरिया इस इक्वेशन से यानी फ्लक्स जो है वो इक्वल टू ई डॉट ए है, तो ये इस इक्वेशन यानी ये इक्वेशन फ्लक्स जो है इक्वल टू जीरो आ गया है। इससे मुराद ये है भी या तो एरिया जीरो है या ई जीरो, क्योंकि एरिया कभी जीरो नहीं हो सकता एज ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इसलिए ई जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी। यानी इस स्फेयर के अंदर गाजन स्फेयर जो हमने कंसीडर किया होलो चार्ज स्फेयर के अंदर, उसके अंदर कोई फील्ड मौजूद नहीं। तो इससे ये साबित हुआ इंटीरियर ऑफ होलो चार्ज स्फेयर मेटल स्फेयर वो जो है फील्ड फ्री रीजन है। तो इसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे तो हम इसके अंदर अगर प्लेस सम इंस्ट्रूमेंट तो वो भी हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के समय में शो नहीं कराएगा। फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, ये आप खुद देखेंगे। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जैसे कि इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो आप देखें भाई एक प्लेट जो कैपेसिटर की होती है जो पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी प्लेट जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो अगर आप कोई बॉक्स प्लेस करते हैं तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं, और ये प्लेट का जो हिस्सा है वो सॉरी बॉक्स का हिस्सा वो प्लेट के अंदर आ गया, तो यहाँ भी कोई चार्ज फील्ड मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो एरिया है इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, तो आप इसमें से फ्लक्स भी मालूम कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी फाइंड किया जा सकता है। दैट्स ऑल 6 के हवाले से आज। अच्छा, मैथ का जो हमारे पास चैप्टर है वो है वेक्टर्स मैथमेटिक्स सेकंड ईयर फाइनल चैप्टर जो है आखिरी चैप्टर 7। तो वेक्टर को हम जो ज्योमेट्रिकली है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से जाहिर करते हैं, यानी ए बी है अगर तो उसके ऊपर आप लाइन ड्रा करके उसका एरो बना दें तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हमने उसको वेक्टर को जाहिर कर दिया।
तो ए जो है वो इसका इनिशियल पॉइंट होगा और बी जो है वो वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट करता है। और किसी भी वेक्टर की जो लेंथ या मैग्नीट्यूड और नॉर्म है उसको हम डिनोट करने के लिए ए बी और उसके साइड पे एब्सोल्यूट क्या है सिंबल ड्रा करेंगे, यानी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें करेंगे। फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आता है? यूनिट वेक्टर हमारे पास ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट ही होता है। तो अगर आपने यूनिट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है, यानी आपके पास वी वेक्टर अगर गिवन है तो आपने उसका यूनिट वेक्टर वी कैप मालूम करना है, तो आप वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपको पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम वही होती है जो कि वेक्टर। हेलो अगर कुछ भी हो रहा है मैं तो जाके हाँ इंसान नहीं होने मैं भी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारे बाबा से सना की शादी उनकी मर्जी से होगी तुम्हारा की मेरी मर्जी से होगी। अच्छा तो बाबा इंसान वाली बात कर रही थे तो तब से सबकी जो तमाशा हुआ है उसकी वजह से तुम मैम एक किसी का दफा माइक ऑन है। ख्वाब में भी नहीं देखोगे ऐसे देखना कैसे मरूज होके हेलो मिसक साहब आपका माइक ऑन है, इसे क्लोज करें। फिर जी हमारे पास अगर टर्मिनल साइड ऑफ द वेक्टर जो है, यानी जहाँ पे वेक्टर खत्म हो रहा है, वेक्टर का एरो आ रहा है, यानी बी जो है वो कंसाइड कर दे ए साइड से, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ऐसे सूरत में हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर में हम ए बी वेक्टर को कभी जीरो के बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि वेक्टर जो है ए बी एक वेक्टर है, वो कभी भी एक स्केलर क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम जीरो के ऊपर भी वेक्टर लगाएंगे। टू वेक्टर्स जो हैं वो ऑपोजिट कराएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होगी वो डिफरेंट होगी। और टू वेक्टर्स ए बी और सी डी are equal if they have same magnitude and same direction। अगर उन दो वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक जैसा है तो हम ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। फिर हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। टू वेक्टर्स are parallel if they are scalar multiple of one another। यानी अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल कहलाएंगे अगर वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल बन जाते हैं। जैसा कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए है और इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बी वेक्टर, तो स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर बी से मल्टीप्लाई होके वो वेक्टर ए के बराबर आए, तो ऐसी सूरत में आप जो है इन दोनों वेक्टर्स को कहेंगे भी ये जो वेक्टर्स हैं ये पैरेलल है। फिर हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। अगर हमारे पास टू वेक्टर हैं u एंड v जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की दो साइड्स को, ए बी को और बी सी को, तो अगर आपका जो वेक्टर u है उसकी टर्मिनल साइड कोइंसाइड करती है, ये टर्मिनल साइड है ए वेक्टर की, वो कोइंसाइड करती है इनिशियल साइड ऑफ या इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर v यहाँ पे कोइंसाइड करती है, यानी उसका जो एरो है दूसरे वेक्टर की बैक साइड पे कोइंसाइड करता है। तो ऐसी तरह में जो हमारे पास AC वेक्टर या u प्लस v वेक्टर आएगा वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा इन दोनों वेक्टर का। तो ऐसे में इसको आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहेंगे। फिर हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है कि अगर आपके पास u और v दो वेक्टर्स हैं वो ज़ाहिर कर रहे हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी
पैरेललोग्राम की जो मुल्हका साइड है उनको ज़ाहिर कर रहे हैं दो वेक्टर यू वी जो हैं। तो ऐसी सूरत में जो डायगोनल ए डी होगा हमें जो रिजल्टेंट होगा ए बी और ए सी का वो फाइंड होगा। यानी यू और वी अगर दो एडजेसेंट साइड हैं किसी पैरेललोग्राम में तो उसमें जो डायमीटर डी है वो हमें फाइंड होगा। डिफरेंस ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का जो डिफरेंस है उसको आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते ए बी नेगेटिव ए सी, नहीं। तो लिखने का तरीका ये होता है इक्वल टू ए बी प्लस फिर नेगेटिव ए सी के साथ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो रीजन पे हो और उसका टर्मिनल पॉइंट जो है पी वो किसी यानी प्लेन के अंदर हो। तो ऐसे या किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो तो ऐसी सूरत में वो जो वेक्टर्स है वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर अगर प्लेन में इन ऑर्डर फॉर्म, ये ऑर्डर फॉर्म होती है एक्स वाओ और बाहर जो है क्लोज ब्रैकेट लगी है तो ये ऑर्डर फॉर्म होती है। तो वेक्टर इन प्लेन आर स्क्वायर यानी टू डायमेंशनल प्लेन में अगर किसी वेक्टर को ऑर्डर पेयर की सूरत में भी जाहिर किया जाता है। तो ऐसी जो अगर इन केस ऑफ ऑर्डर पेयर अगर आपने एडिशन करनी है तो उसका तरीका ये है भी आपके पास यू कोई वेक्टर है उसके ऑर्डर पे ये हैं और वी कोई वेक्टर है उसके ये हैं। तो आपने जब उनका सम लेना है तो करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप सम ऐड करेंगे। यानी इसका एक्स और इसका एक्स स्लैश वो इधर कॉमा और वाई प्लस वाई स्लैश। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाती है। कोई भी स्केलर जो है वो अगर आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसकी जो वेक्टर के ऑर्डर पेयर के साथ सेपरेटली अलग-अलग वो ज़रूर खाएंगे। हमारे पास जो डेफिनेशन बनी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तमाम ऐसा सेट जो तमाम ऑर्डर पेयर को कंटेन करता है एक्स वाई को रियल नंबर के टुगेदर विद यानी उसके साथ वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को सेटिस्फाई करे तो ऐसे समय सेट जो है वो वेक्टर कहलाएगा इन आर स्केल में। तो दो वेक्टर्स का अगर आपने डिफरेंस लेना है इन केस ऑफ ऑर्डर पे तो आपने नेगेटिव साइन लगाना है। नेगेटिव बंदा आ गया प्लस बाएं आ गया। जैसे कि वेक्टर में होता है अभी यहाँ पे नेगेटिव जो है वो वेक्टर में मैथमेटिकली नॉट इज नॉट करेक्ट। तो u प्लस नेगेटिव ऑफ v, तो आपने जो नेगेटिव है v के ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव साइन आ गया। फिर इनको जब आपने सम किया तो इसमें से जैसा कि मैंने कहा था कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को या तो ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो x में से x नॉट स्लैश सॉरी x माइनस x स्लैश कॉमा y माइनस y स्लैश। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो x और y के वो हैं वो हमें सब्ट्रैक्ट करें। अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसी भी ऑर्डर पेयर का या वेक्टर का तो हम जो है जो उनके हैं ऑर्डर पेयर उनका सम ऑफ स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर आ जाएगा। अगर कोई भी वेक्टर है प्लेन के अंदर तो हमारे पास रेशियो फार्मूला है। फिर अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को इन दो पॉइंट्स वो कौन से ए एंड बी, उन पॉइंट्स को जो है पोजीशन वेक्टर ए और बी से रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर कोई पॉइंट अगर आप पॉइंट पी को जो कि ए बी के ऊपर है उसको डिवाइड करें पी रेशो क्यू से तो ऐसी सूरत में जो पोजीशन वेक्टर जो पी का होगा वो हमने अगर फाइंड करना है तो पोजीशन वेक्टर के लिए आप आर लिखेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू तो क्यू के ऑपोजिट जो वेक्टर है उसके साथ क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और पी को ऑपोजिट जो
वेक्टर है उसके साथ करें बी और पी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पी और क्यू का नीचे सम ले लेंगे। फिर जी हमारे पास आ जाता है थ्योरम। थ्योरम हमें कह रहा है अभी यूज वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए ये जाहिर करें कि जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट से मुराद होता है आधा आधा काटना, यानी जो इस थ्योरम के मुताबिक जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो जब एक दूसरे से क्रॉस होते हैं तो वो एक दूसरे को आधा आधा काट रहे थे। तो ये एक थ्योरम है, बाइसेक्ट मीन आधा आधा। तो हमारे पास ये डेफिनेशन है आर क्यूब स्पेस की, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई जी ऑफ द रियल नंबर्स together with the operation of addition and scalar multiplication is called set of vectors in R cube। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं? वेक्टर की प्रॉपर्टीज ये हैं भी वो वेक्टर जो हैं वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, वेक्टर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। फिर हमारे पास वेक्टर जो हैं वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उनका, और फिर हमारे पास वेक्टर्स जो है स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई भी होते हैं। जैसे यहाँ पे ए जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो अंदर जो है सम ऑफ वेक्टर्स पड़े हुए हैं, तो ए जो है वो अलग-अलग वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर कोई वेक्टर जो है स्केलर से मल्टीप्लाई हो गया, इसको दोबारा फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा ए स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट यू वेक्टर के साथ। अच्छा, दो पॉइंट के दरम्यान अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना है स्पेस के अंदर तो आप क्या करेंगे, उनके जो क्रॉसपोंडिंग कॉन्सोनेंट्स हैं कंपोनेंट्स हैं उनको इससे मैनेज करके उनका सम ऑफ स्केयर लेके ऊपर अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आगे हमारे पास डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन है किसी भी वेक्टर के। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं किसी भी वेक्टर के, उनका सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ये रिजल्ट प्रूव्ड है कि भी किसी भी वेक्टर का जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हमेशा 1 के बराबर। फिर हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट आ जाती है। स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली क्या होती है, उसको जाहिर करते हैं। जाहिर करने के लिए उसको u डॉट वी देते हैं, यानी हमारे पास u और v दो वेक्टर्स हैं, उनका अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट लेना तो u डॉट वी जो है स्केलर प्रोडक्ट को जाहिर करेगा, और ये इक्वल होता है u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू cos थीटा। यानी अगर आपके पास कोई भी यूनिट वेक्टर आई अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको आंसर जो है 1 आएगा, क्योंकि आई की सूरत में जो दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो इस सूरत में 0 है। तो ऐसे ही फिर हमारे पास जे और के की सूरत में है। फिर आई जे की सूरत में हमारे पास जो दो वेक्टर के दरमियान एंगल जो है वो राइट एंगल है, तो आई जे और जे के और के आई ये तमाम जो है वो 0 के इक्वल होंगे। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी है। कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, यानी कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं वो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो आप ऐलान कर देंगे वो दो वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल में है, 90 के एंगल पे मौजूद हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर। प्रॉपर्टीज और डॉट प्रोडक्ट हैं। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अगर u डॉट v इज इक्वल टू 0 है तो या तो u 0 होगा या फिर v 0 होगा, यानी या u वेक्टर 0 होगा या v वेक्टर होगा। अगर किसी वेक्टर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका फिर डॉट लेते हैं v के साथ, वो इक्वल होगा u डॉट v लेके किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सेटिस्फाई होंगे।
किसी वेक्टर का अपने साथ डॉट लेंगे तो आपके पास यू स्केयर आएगा और ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये कराएगा प्रोजेक्शन लॉ। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या होती है? लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर u एंड v है, तो प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u, तो v की प्रोजेक्शन अगर u के अलोंग लेनी है आपने तो u डॉट v करके ओवर, यानी जिसके अलोंग प्रोजेक्शन लेनी है उसका मैग्नीट्यूड, यानी टू वेक्टर्स आर गिवन, दो वेक्टर्स आपको दिए गए होंगे, तो आपने क्या करना है, उनकी प्रोजेक्शन अगर फाइंड करनी है तो आप पहले फाइंड करेंगे यू डॉट वी आपने फाइंड कर लिया, फिर यू डॉट वी को आप डिवाइड करेंगे जिसके अलोंग वो प्रोजेक्शन पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे वी की प्रोजेक्शन यू के अलोंग पूछ रहा है, जिसके अलोंग पूछ रहा है तो उसी का मैग्नीट्यूड आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी, तो यू की प्रोजेक्शन वी के अलोंग, तो वी का मैग्नीट्यूड हमने नीचे लिख दिया यू डॉट वी के साथ। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा u क्रॉस v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। n कैप जो है वो यूनिट नॉर्मल कहते हैं इसको। ये जो है वो उस जो a क्रॉस b का जो एरिया बनता है, यूनिट नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो अगर आपके पास टू वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं, तो ऐसे सूरत में जो एंगल उनके दरमियान होगा वो 0 का होगा। तो अगर एंगल 0 होगा तो वो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगे। तो इन केस ऑफ वेक्टर्स अगर आपने इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है कि आई डॉट जे जो है वो के आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के जो के क्रॉस अगला जो एलिमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई होगा तो अगला एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर इन केस अगर आप क्लोक वाइज चलेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या कहते हैं उसको, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको पॉजिटिव टर्म मिलती जाएंगी, यानी एक आई क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस आई करेंगे तो जे। बट इन केस अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फिर जो आपके पास कंपोनेंट बनेगा उसका जो यूनिट वेक्टर का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आप लगाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में यू क्रॉस वी जो है इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज करता है या तो u 0 होगा या v 0 होगा। फिर इसमें कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड नहीं करता, क्योंकि जब इसकी आप अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इन केस स्केल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ये है। फिर आपके पास u क्रॉस u है, किसी भी दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो आंसर है आपके पास 0 आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल जो है, यानी सेल्फ क्रॉस सेक्शन अगर किसी भी वेक्टर की लेते हैं तो वो उसका आंसर 0 आता है, क्योंकि उसका जो अपने साथ जो एंगल है उस वेक्टर का वो 0 है। फिर जी पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं? अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की 0 आ जाए तो ऐसे सूरत में आप ऐलान कर देंगे वो दो वेक्टर जो हैं वो क्या है, पैरेलल है। 0 वेक्टर जो है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर होता है हर वेक्टर के, यानी ये जहाँ में जितने भी वेक्टर्स हैं तो 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो हर वेक्टर पे पैरेलल और परपेंडिकुलर होता है। अगला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप टू वेक्टर का, यानी अगर u एंड v तो दो वेक्टर्स है वो किसी भी पैरेलल ग्राफ के दो एडजेसेंट साइड को ज़ाहिर करें तो आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका आप लेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेने से आपके पास उस जो कहते हैं
आपका एरिया ऑफ पैरेलल का नाम आपके पास आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के सूरत में आपने वही तरीका फॉलो करना है, यू क्रॉस वी लेना है, दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद से 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 2 पे डिवाइड करने के बाद आपका एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल आ जाएगा। फिर अगर आपने यू क्रॉस वी फाइंड करना है तो आप ऊपर लिखेंगे आई जे के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स जो वेरिएबल के साथ जो एलिमेंट होते हैं ये वाले u1 u2 u3 और v1 v2 v3 उन इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा। फिर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है। स्केलर प्रोडक्ट जैसे कि आपको बताया u डॉट ब्रैकेट v डॉट w, यहाँ पे डॉट है, तो ये तमाम आपस में इंटरचेंजेबल है। अगर आप किसी की डायरेक्शन की छेड़छाड़ करेंगे तो साथ में नेगेटिव साइन लाजमी आएगा। फिर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास है, वो u क्रॉस ब्रैकेट v क्रॉस w है। तो अगर आपने इनका u डॉट v क्रॉस w फाइंड करना है तो आप लेंगे आई जे के, यानी सॉरी इन केस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आप क्या करेंगे जी, आप जो कोफिशिएंट्स हैं उनके जो वेरिएबल के उन तमाम को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे और डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखने के बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलीफाई करके आपके पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास वैल्यू ऑफ पैरेलल पाइप है। पैरेलल पाइप की जो एरिया की वैल्यू वो कैसे फाइंड करती हैं, तो उसके लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो मौजूद है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फार्मूला u डॉट ब्रैकेट v क्रॉस w। फिर हमारे पास आ जाता है जी वॉल्यूम ऑफ हेड्रॉन तो 1/6 तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। यहाँ पे भी आपने क्रॉस लगा दिया। फिर हमारे पास चैप्टर 5 है लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। तो कोई भी सेट ऑफ पेयर एक्स और वाई सच दैट एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, और सेट ऑफ पेयर कोई भी सेट ऑफ पेयर एक्स और वाई सच दैट एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। तो रीजन 1 और 2 जो है वो कहलाएंगे हाफ प्लेन, और लाइन जो होगी एक्स प्लस बी वाई वो कहलाएगी बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। हमने ये नोट किया अभी किसी भी प्लेन को जो वर्टिकल लाइन है वो दो हाफ में डिवाइड करती है, एक राइट साइड वाला और दूसरा एक लेफ्ट साइड वाला। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड करती है, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट ऑफ द प्लेन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी जो एक्स और वाई के अंदर मौजूद होता है इन ऑर्डर पेयर और नंबर्स वे सेटिस्फाई करते हैं इनइक्वालिटी। तो कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स क्या होते हैं, अ पॉइंट इन द सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन के अंदर वो पॉइंट जहाँ पे इसके दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे पॉइंट को आप वर्टेक्स पॉइंट या सॉल्यूशन रीजन का पॉइंट कहते कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स होती है उन पे, यानी जो उनके वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल दिए गए होते हैं उनके ऊपर पाबंदी कितनी लगानी है, यानी उसकी हद मुकर्रर होगी, उस पर एक लिमिट होगी, तो उसको आप कॉन्स्ट्रेंट कहेंगे। हर लीनियर इक्वालिटी जो किसी प्रॉब्लम के साथ कंसर्न होती है उसको हम नाम लेते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स।
तो वेरिएबल जो सिस्टम के अंदर यूज होते हैं वो रिलेट करते हैं हमारी डेली लाइफ से, और ये तमाम जो वेरिएबल होते हैं ये नॉन नेगेटिव होते हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। यानी डेली लाइफ में हमारी जितनी भी कॉन्स्टेंट्स की प्रॉब्लम है वो नॉन नेगेटिव होती। फिर हमारे पास है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जो है इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड आर कॉल्ड प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। फिर हमारे पास फिजिबल रीजन होता है, सच रीजन ऐसा रीजन जो कि रिस्ट्रिक्ट रहता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के, उसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। तो हमारा फिर है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ फंक्शन विच इज टू बी, जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उस फंक्शन को आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। फिर हमारे पास व्हाट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन जो होता है विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यानी फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करे या मैक्सिमाइज करे, उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, 1.5 साल हमारा मैथ का भी जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 और 5 इसमें इंक्लूडेड थे सेकेंड ईयर के, वो भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँगा आप लोगों के लिए। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सर ऑफ करते हैं।